So welcome back to this session of International Relations PYQ of 2022 for UPSC Civil Services Examination 2022 UPSC प्रीलिम्स में IR सेक्शन से अबाउट 7 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from a baseline determined in the accordance with the convention। किसी भी कंट्री को ओशन या सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना टेरिटोरियल राइट होता है और ये जो मेजर किया जाता है ये बेसलाइन से मेजर किया जाता है, कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉर्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेंजर थ्रू द टेरिटोरियल सी। इस टेरिटोरियल सी के थ्रू ऑल स्टेट के शिप पास हो सकते हैं, दिस इज राइट। Statement 3, the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो बेस लाइन से 1200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। 1 2 3 सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। स्लाइड्स इससे रिलेटेड यहाँ पर गिवन है। Why statement 1 is correct? Under UNCLOS, every state can claim a territorial sea of up to 12 nautical miles। UNCLOS के अकॉर्डिंग एवरी स्टेट को राइट है कि वो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी क्लेम कर सकता है। Why statement 2 is correct? Innocent passage is a fundamental right. Even landlocked states have the right for their ship to pass through the territorial waters of coastal state, provided a passage is not prejudicial to peace and security। Innocent passage fundamental right है। इट मीन्स लैंडलॉक्ड स्टेट को भी राइट है कि वो अपने शिप को किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर के थ्रू पास करा सकता है। वह स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। The exclusive economic zone is a maritime zone where a state has sovereign right for exploring and managing resources. It extends 1200 nautical miles from the baseline। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 1200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है और ये जो एरिया होता है इस एरिया के रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने का एंड मैनेज करने का कंट्री का सॉवरेन राइट होता है। अबाउट UNCLOS, UNCLOS is the comprehensive international treaty established legal rules for ocean peace, resources and maritime jurisdiction। ओशन पीस रिसोर्सेस एंड मैरिटाइम जुरिस्डिक्शन को के लिए लीगल रूल एस्टेब्लिश करने के लिए UNCLOS एक comprehensive international treaty रहा है। It defines zones like the 12 nautical miles territorial sea and 200 nautical miles exclusive economic zone, adopted in 1982 and in force since 1994। UNCLOS 1982 में अडॉप्ट किया गया था एंड 1994 से इसको कमेंस किया गया। मैरिटाइम जोन्स, UNCLOS डिफाइन सेवरल जोन्स ऑफ जुरिडिक्शन। UNCLOS ने सेवरल जुरिडिक्शन के सेवरल जोन्स को डिफाइन किया हुआ है, सच एज इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज। नंबर 1, इंटरनल वाटर्स, वाटर्स ऑन द लैंडवार्ड साइड ऑफ द बेसलाइन। बेसलाइन के लैंडवार्ड साइड का जो वाटर होता है दिस इज नोन एज इंटरनल वाटर। नंबर 2, टेरिटोरियल सी, अप टू 12 nautical miles from the baseline over which state have sovereignty। टेरिटोरियल सी बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है ओशन सी के अंदर जिस पर कंट्री का सॉवरेन राइट होता है। Number 3, contiguous zone, up to 12 nautical miles, allows state to prevent infringement of custom,
फिस्कल, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉ। 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, दिस इज नोन एज अ कंटीजियस जोन, और इस कंटीजियस जोन में जो कंट्री के राइट होते हैं वो थोड़ा लैज हो जाते हैं। ओनली कस्टम, फिजिकल, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉ के इंफ्रिंजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए कंट्री के पास पावर होती है। नंबर 4, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। Up to 200 nautical miles where states have sovereign right to explore and exploit natural resources। 1200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस एरिया में कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने का सॉवरेन राइट मिला होता है। नंबर 5, हाई सीज, वाटर बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ओपन टू ऑल नेशंस फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट। 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया होता है, अ, वो एरिया सभी कंट्रीज के लिए नेविगेशन के लिए फ्री होता है, ओवरफ्लाइट के लिए फ्री होता है, और इस एरिया को हाई सी के नाम से जाना जाता है। की प्रिंसिपल्स, it promotes peaceful use of oceans, environment protection and resource management. It classifies the seabed beyond national jurisdiction as the common heritage of mankind. Dispute settlement, UNCLOS provide a legal framework for dispute settlement through international tribunals. Key regulatory bodies, the International Maritime Organization and International Seabed Authority are involved in its operation. कंट्रीज के बिटवीन अगर डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सेंकागो आइलैंड is sometimes mentioned in the news in the context of the events establishing a dispute between। correct answer is China and Japan, because Senkaku Island जो dispute है ये चाइना एंड जापान के बिटवीन डिस्प्यूट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। पिक्चर में हम देख सकते हैं सेंकागो आइलैंड की लोकेशन गिवन है। नॉर्थ ईस्ट में जापान एंड वेस्ट में चाइना गिवन है। इन दोनों के बिटवीन सेंकागो आइलैंड पड़ता है। लोकेशन, दीज आर अ ग्रुप ऑफ इनहेबिटेड आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। सेंकागो आइलैंड एक आइलैंड का ग्रुप है और ये ईस्ट चाइना सी के अंदर लाई करता है। द डिस्प्यूट, Japan currently administers the island, but both China and Taiwan claim sovereignty over them। प्रेजेंट में सेंकागो आइलैंड को जापान एडमिनिस्टर कर रहा है, बट चाइना एंड ताइवान इस पर अपना सॉवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं। चाइना कॉलिंग देम द्यू आइलैंड, चाइना इसको द्यू आइलैंड कहता है। Importance, the area is strategically located near key shipping lanes and is believed to have potential oil and gas reserve। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व है और ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the global environment facility, which of the following statement is are correct। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ए। It serves as a financial mechanism for Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change। Global Environment Facility CBD, Convention on Biological Diversity and UNFCCC, इन सभी के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हिस्ट्री, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1992 रियो अर्थ समिट। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1992 में रियो अर्थ समिट के ड्यूरिंग एस्टेब्लिश किया गया था। रोल, इट इज अ फाइनेंशियल बॉडी नॉट अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट प्रोवाइड ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल वाटर्स। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, ये ओनली एक फाइनेंशियल बॉडी है। वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज को बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड ये ग्रांट प्रोवाइड करता है। मैकेनिज्म, इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 कन्वेंशंस। 5 कन्वेंशंस के लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। 5 कन्वेंशन,
including CBD, UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड मिनामाता कन्वेंशन, इन सभी के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट में रिसोर्स गिवन है, राइट में कंट्री। लिथियम अफगानिस्तान, दिस इज करेक्ट। कोबाल्ट DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, दिस इज करेक्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल पेयर्स इसके करेक्टली मैच है। लिथियम अफगानिस्तान इज ऑफन कॉल्ड द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम के नाम से जाना जाता है। In 2010, US geologists discovered massive untapped mineral veins in Afghanistan. The lithium deposits there are estimated to be as large as those in Bolivia. 2010 में यूएस जियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि अफगानिस्तान में मैसिव अनटैप्ड मिनरल वेन्स हैं और यहाँ पर लिथियम का भी डिस्कवरी किया गया और ऐसा एस्टिमेट किया गया कि बोलिविया से भी ज़्यादा यहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स हैं। बोलिविया विच हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व, सबसे ज़्यादा जो लिथियम रिजर्व है वो बोलिविया के अंदर माना जाता है। दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर चाइना एंड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। Cobalt, the DRC is the undisputed king of cobalt. More than 70% of world's cobalt is produced in this region. DRC में वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। Cobalt is essential for the lithium-ion batteries used in the smartphone and electric cars. This makes the DRC a geographical hotspot for mineral diplomacy. Rare earth. China accounts for roughly 60% of global production and over 85% of processing capacity for rare earth element. चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड के ओवरऑल प्रोडक्शन का 60% चाइना करता है एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ अगर कंपेयर किया जाए 85% प्रोसेसिंग कैपेसिटी ओनली चाइना में है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल फॉर हाई टेक आइटम्स लाइक permanent magnet, jet engines, and defense equipment. Question number 5. Consider the following statement. 3 statement given है, consider करना है कौन सा statement correct होगा। BDBD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. This is wrong. Some people who fled from South Sudan civil war live in BDBD. This is right. साउथ सूडान सिविल वॉर में जो पीपल फ्लड हुए वो बीडी बीडी एरिया में लिविंग कर रहे हैं। दिस इज राइट। स्टेटमेंट 3, सम पीपल हु फ्लड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन डाडाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। सोमालिया सिविल वॉर से जो पीपल फ्लड हुए वो डाडाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या में लिविंग कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 2022 के ड्यूरिंग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। बीडीबीडी इज एक्चुअली लोकेटेड इन युगांडा नॉट केन्या। बीडीबीडी जो यहाँ पर रीजन है ये युगांडा में नहीं है, ये केन्या में सिचुएटेड है। एट वन पॉइंट इट वाज द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट इन वर्ल्ड। समटाइम्स स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। BDBD was specifically opened to host the massive influx of refugees fleeing the South Sudan civil war. Statement 3 is correct. Dadaab is a massive refugee complex in Kenya that has primarily hosted refugees from the Somalia civil war for decades. Question number 6. Consider the following pairs. यहाँ पर कुछ pairs given है. Consider करना कौन सा pair correct है. Pair 1 Chad. इसमें लेफ्ट साइड में रीजन्स गिवन है एंड राइट साइड में कंट्रीज गिवन है। चैड सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। दिस इज रॉन्ग बिकॉज चाइना का चैड में कोई परमानेंट मिलिट्री बेस नहीं है, जिबूती में परमानेंट बेस है। पेयर सेकंड ग्वानिया सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। दिस इज राइट। लेबनान सीवर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। दिस इज ऑल्सो राइट। Tunisia suspension of parliament by president. This is wrong. So correct answer is C. Only 3 pair इसके correct हैं। Question number 7. Which one of the following statement best describe the polar code? कौन सा statement है जो polar code को best describe करता है?
करेक्ट आंसर इज ए। इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। पोलर वाटर्स में जो भी शिप्स ऑपरेटिंग कर रहे हैं, उन सभी शिप्स के लिए ये एक इंटरनेशनल कोड है। लेट्स डिस्कस द डिटेल। द बॉडी इट वाज अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। पोलर कोड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। गोल, इट कवर्ड द full range of design, construction, equipment, operational, training, and environmental production methods related to ships operating in the harsh water surrounding the two poles. Question number 8. Consider the following pairs. In left side, region often mentioned in news given है, and right side countries given है. Anatolia, Turkey, this is right. Amhara, Ethiopia, this is right. Cabo Delgado, Spain, this is wrong. Catalonia, Italy, this is wrong. So correct answer is B. Only two pairs correct हैं. इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9. With reference to the G20 common framework, consider the following statement. G20 common framework से रिलेटेड है. स्टेटमेंट गिवन है. टू स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1. It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. G20 कॉमन फ्रेमवर्क G20 के द्वारा पेरिस क्लब के कॉपरेशन के साथ इस इनिशिएटिव को एंडोर्स किया गया. दिस इज राइट. इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट. लो इनकम कंट्रीज जिनके ऊपर अनसस्टेनेबल डेब्ट है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. लेट्स डिस्कस द डिटेल. G20 common framework launched in November 2020 during the pandemic. It was designed to help poor countries restructure their debt. G20 कॉमन फ्रेमवर्क नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, सो दैट पुअर कंट्रीज को डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए हेल्प की जा सके. द पेरिस क्लब, दिस इज अ ग्रुप ऑफ मेजर क्रेडिटर नेशंस. पेरिस क्लब मेजर क्रेडिटर नेशंस का ग्रुप है. The G20 partnered with them to ensure that private lenders also participate in debt relief, not just government. Question number 10. Consider the following countries: Armenia, Azerbaijan, Croatia, Crimea, Uzbekistan. Which of the above are member of Organization of Turkic State? इनमें से कौन कौन सा कंट्री है जो टर्किक स्टेट का मेंबर है? करेक्ट आंसर इज सी, 2 and 5. इट मींस अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान टर्किक स्टेट के मेंबर हैं. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये टर्किक स्टेट कंट्रीज हैं. व्हाट इज टर्किक स्टेट कंट्रीज? फॉर्मली नोन एज द टर्किक काउंसिल. इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज विद टर्किक एथनिक एंड लिंग्विस्टिक रूट. टर्किक एथनिक एंड लिंग्विस्टिक रूट वाली कंट्रीज का ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर्मली इसको टर्की काउंसिल के नाम से जाना जाता है. मेंबर्स, द करंट फुल मेंबर्स आर अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, उज्बेकिस्तान. ये इसके करंट फुल मेंबर्स हैं. ऑब्जर्वर कंट्रीज हंगरी, तुर्कमेनिस्तान. व्हाई द अदर्स आर रॉन्ग? अदर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग किया है, उससे रिलेटेड ये लाइन गिवन है.